तो अभी आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारा पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है, हम लोगों ने साइटोप्लाज्म वगैरह सब चीजों को देख लिया है जो कि एक सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं। अभी इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके क्या क्या कवर करेंगे। एक तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखते चलेंगे जैसा कि आपके बुक में है, और दूसरा हम उसके फंक्शंस को देखते चलेंगे। ओके, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका फंक्शन है। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात किया जाए, देखो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। आप देखेंगे सेल के वो ऑर्गेनल्स, मतलब सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब सेल के अंदर मौजूद होंगे, पहली बात। और दूसरा इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इनको आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे दो बातें लिख रहा हूं, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और दूसरी बात इसको लेकर के क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ या ना, ये दो बात क्लियर है। पहला सेल ऑर्गेनल को लेकर के कि कहां पर होंगे, सेल के अंदर होंगे, और दूसरा आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई या नहीं है, आगे बढ़े आप। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने वाले हैं उसमें कुछ आपके बुक के मतलब जो आपकी बुक में है वही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। फिर न्यूक्लियस के बाहर देखेंगे तो आप इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम। इसके बाद क्या है, शायद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक थोड़ा सा प्लास्टिड आप देखेंगे, प्लास्टिड्स को आप देखेंगे। प्लास्टिड के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो भी प्लास्टिड का ही है, क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं कुछ आपकी बुक का टॉपिक छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन अच्छा लाइसोसोम से बाकी है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ओके ये है। ओके और क्या है, वैक्यूल्स। चलो वैक्यूल्स भी लिख लेते हैं, वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स के बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, क्लोरोप्लास्ट वो भी डन हो गया। तो ठीक है, इतने के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, इतने के बारे में आप प्रॉपर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपका न्यूक्लियस है। चलो न्यूक्लियस को कवर करते हैं। देखो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पहले इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर पॉइंट्स लिखेंगे और फिर अपने बुक के साथ मैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा उसको कवर करके समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अभी आप देखिए न्यूक्लियस क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बात है तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा इस पे छोटे छोटे पोर्स यानी प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन इट, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन इट। अच्छा ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर कुछ चीजों को लेने के लिए या उससे बाहर किसी चीज को निकालने के लिए इसमें छोटे छोटे इसके सरफेस पे यानी इसके ऊपर क्या रहेंगे, छेद मौजूद रहते हैं, पोर्स मौजूद रहते हैं। अच्छा इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियस होता है, आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। समझते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं। देखो सबसे जो बोला जाए एकदम कसा हुआ स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले तो आप डीएनए देखेंगे, सबसे खुला स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए को आप देखेंगे तो डीएनए को और थोड़ा आप कंडेंस करेंगे यानी और सिकोड़ेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर्स बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर्स बनेगा। उसको और ज्यादा कंडेंस करेंगे तो क्रोमेटिन बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिन, और ज्यादा कंडेंस करेंगे तो फाइनली क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स।
जरा देख लीजिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और ये फाइनली क्रोमोसोम्स बनेगा। यानी क्रोमोसोम्स आप बोलेंगे कि डीएनए का सबसे ज्यादा कसा हुआ स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का सबसे ज्यादा कसा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम से कम कसा हुआ स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन से भी कम कसा हुआ स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स है। उससे भी कम कसा हुआ स्ट्रक्चर क्या है भाई? डीएनए ही है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी मतलब भाई जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग है, मतलब आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। क्यों? हेरिडिटी की वजह से। क्यों? हेरिडिटी की वजह से। क्यों? हेरिडिटी की वजह से। याद रहेगा। तो आप अपने पेरेंट्स जैसे किसकी वजह क्यों दिखते हैं? हेरिडिटी की वजह से दिखते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स है, आपके पेरेंट्स के जो डीएनए सेगमेंट्स है वो कहाँ ट्रांसफर हुए हैं? आपके अंदर ट्रांसफर हुए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही बताया कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं इसके सरफेस पे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अपना जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीन बातें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में याद रखनी है। तीनों बातें आपको कहाँ याद रखनी है? स्ट्रक्चर में याद रखनी है। अब बात आती है फंक्शन पे। अब बात आती है फंक्शन पे। अब फंक्शन में देखिए क्या है। फंक्शन में इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहला, आपके पूरे सेल के अंदर, एक पूरे सेल के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कहाँ एंजाइम कौन सा यूज होगा, ये सारी एक्टिविटी को कोई कंट्रोल करता है तो वो है न्यूक्लियस। वो है न्यूक्लियस। तो पहला काम ये हो गया इसका। दूसरा काम मैंने आपको बता दिया है कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो है क्या? वो क्रोमोसोम्स। सही बात है कि नहीं? तो अब हम एक बार सबसे पॉइंट को मतलब वो करते हैं, फिर देखते हैं ये वाला खत्म करते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस के लिए सबसे पहली बात, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली सेल और न्यूक्लियस में इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि लगभग बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लियर रखिए। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके सरफेस पे, न्यूक्लियस के सरफेस पे आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे। सही बात है ना? वो पोर्स का क्या काम होता है? किसी भी सब्सटेंस को इनलेट करने के लिए और आउटलेट करने के लिए, मतलब किसी सब्सटेंस को अंदर लेने के लिए और किसी सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए यहाँ वो पोर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सही बात है कि नहीं? इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स हो गए। तो देखो, क्रोमेटिन फाइबर्स बोला जाए, क्रोमोसोम्स बोला जाए, क्रोमेटिन बोला जाए या डीएनए बोला जाए, ये चारों बातों को लेकर कंफ्यूज मत होना। आप चाहे क्रोमेटिन फाइबर बोलिए, चाहे क्रोमेटिन बोलिए, चाहे क्रोमोसोम बोलिए, ये तीनों ही बने किससे? तो डीएनए से बने हुए हैं। ठीक है। डीएनए को बहुत ज्यादा कस कर बांध दोगे तो क्रोमोसोम, थोड़ा लूज बांध दोगे तो क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर। तो आप थोड़ा उस चीज को लेकर क्लियर, मतलब क्लियर रहना। ठीक है। तो होगा क्या कि तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसका मतलब स्ट्रक्चर तो हो गया। फंक्शन में मैंने क्या बताया? पहली बात क्या बताया कि यही होता है जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब यही होगा जो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई होता है, तो वो कौन होता है? यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। क्लियर है या नहीं है? बताइए, हेरिडिटी क्या होती है? मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। चलो, क्लियर है? तो अभी हमने क्या कर लिया है? न्यूक्लियस। अभी हम क्या कर रहे हैं? आपके बुक में जो बातें लिखी गई है उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और कहीं कुछ बातें छूट गई रहेंगी तो उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो बोला गया है, व्हेन ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी सी द न्यूक्लियस कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन और बाय द स्मॉल विद द स्मॉल पोर्स। बोला जा रहा है अगर आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस जो रहेगा उसको आप ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा और साथ में उस पर छोटे छोटे क्या रहेंगे? पोर्स मौजूद रहेंगे। क्लियर हो गया? छेद मौजूद रहेंगे। These pores allow the passage of material। ये पोर्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं passage of material, कि कौन सा मटेरियल जो है वो अंदर से बाहर जाएगा और कौन सा मटेरियल है जो बाहर से अंदर आएगा। ठीक है। The pores allow the passage of material in and out of nucleus। न्यूक्लियस has a one round nucleolus and बोला जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आगे, एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, और बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स, मतलब डीएनए का क्या रहेगा? नेटवर्क, यानी जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वही बताया कि डीएनए या फिर क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? तो एकदम थिन, पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
और विच कंडेंस टू फॉर्म यहाँ पर शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम बोला जा रहा है, जिसको अगर हम कंडेंस करेंगे यानी सिकोड़ देंगे तो हमको एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाता है। इसी डीएनए को मैं कंडेंस 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 करके एकदम जब आप एकदम सिकोड़ देंगे तो फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक साल सवाल पूछा गया था कि भाई इतना बड़ा डीएनए जिसकी लेंथ आप देखेंगे बहुत मतलब एक बहुत बड़ा लेंथ होता है डीएनए का, और इतना छोटा सा क्रोमोसोम, आखिरकार कैसे डीएनए जो है मतलब डीएनए जो है उस क्रोमोसोम में सेट हो जाता है? तो उसका जवाब क्या रहेगा, कंडेंस मतलब कंडेंस करके। समझ रहे हो मेरी बात? तो डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस करके बड़े आसानी से उतने से छोटे सेल में फिट किया जाता है। क्लियर हो गया? कंडेंस का मतलब होता है बाबू सिकोड़ देना, उसको बहुत ज्यादा दबाकर एक मतलब बोला जाए। ठीक है, मैं डर सा गया। हाँ मतलब मैंने पढ़ाई का था, अचानक कहां से डाउट आया। चलो गुड, अच्छा पॉइंट है। कंडेंस का मतलब होता है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, तो कंडेंस का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा सिकोड़ कर किसी चीज में भर देना। ठीक है, हाँ चलो अब देखो मेनली कंडेंस का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब आप देखेंगे नॉर्मली तो कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से, ये वर्ड कहां से आया है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होना। सही बात है। अब एक्चुअली में जब गैस का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है तो हो क्या रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे, अब थोड़ा समझ लो फिर आप इधर से यहाँ से क्लियर होगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास में आ रहे हैं और जिसकी वजह से उसका कन्वर्जन किसमें हो जा रहा है, लिक्विड में हो जा रहा है, और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स को सिकोड़ा जा रहा है। तो वैसे यहाँ पर डीएनए को जब सिकोड़ा जाएगा तो उसको भी कंडेंसेशन कहा जाएगा। अब समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या है, बोला गया फंक्शनल सेगमेंट ऑन द क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में यानी डीएनए में, क्रोमोसोम मतलब डीएनए आप मान के चलिए, अभी बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत रहिए। मेनली क्या होता है कि डीएनए में आप देखेंगे दो तरीके के सेगमेंट होते हैं, एक आप देखेंगे फंक्शनल सेगमेंट और दूसरा देखेंगे नॉन फंक्शनल सेगमेंट। एक देखेंगे फंक्शनल सेगमेंट और दूसरा देखेंगे नॉन फंक्शनल सेगमेंट। फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, जो कोई न कोई खासियत को, जो कोई न कोई कैरेक्टर को अपने अंदर कैरी कर रहा है। लेकिन नॉन फंक्शनल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो अपने अंदर किसी खासियत को कैरी नहीं कर रहा है। तो बात ये आती है कि जो फंक्शनल सेगमेंट रहता है उसी को आप डीएनए का मतलब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट रहता है उसी को आप क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। उसी को आप क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आप देखेंगे जरा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द जीन, तो आप केवल इतना लिखेंगे इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में इसका आंसर क्या लिखना रहेगा, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरी सम कैरेक्टर या व्हिच कैरी सम फंक्शंस। याद रहेगा? क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि डीएनए का सेगमेंट तो वो भी है जो कि नॉन फंक्शनल है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो अभी हमने क्या कवर कर लिया है, न्यूक्लियस के बारे में जो भी बातें थी, जो काम की बातें थी। क्या क्या काम की बातें एक बार रिवाइज मारे। चलो सबसे पहला पॉइंट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं जो कि इन मतलब किसी सब्सटेंस को इन और आउट करने का काम करेंगे, किसी मटेरियल को। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपको यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियोलस दिख जाएगा। सही बात है ना, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेंगे और बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहेंगे, जिसको आपको मैंने बताया क्रोमेटिन फाइबर बोला जाएगा। डीएनए बहुत ज्यादा अपने आप को कंडेंस करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? फिर मैंने आपको और क्या बताया, क्रोमोसोम जो रहता है, तो इसको फंक्शन बात करो, इतना काफी है, 4 पॉइंट बहुत है। ठीक है, फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन में मैंने इसका पहला फंक्शन आपको क्या बताया, हेरिडिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है। सही बात है। इसके अलावा सेल के अंदर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करने का काम करता है। ओके, क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा पॉइंट आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चलो लाइन हम लोग एक एक अपना आराम से करते चलेंगे और जहां फिर दिक्कत आती रहेगी पूछते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अभी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैं ईआर लिख दे रहा हूं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या कैसे बातें हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर किसके चारों ओर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियो, यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहेगा। सही बात है कि नहीं? न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, अच्छा ये क्या करता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट देने का काम करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूक्लियस, प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। अच्छा देखो, ये एक्चुअली में दो होते हैं,
दो तरह का आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ और एक स्मूथ। एक रफ ईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आप देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ वाला क्या रहेगा, इसके ऊपर एक्चुअली में आप देखेंगे तो राइबोसोम्स के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी टुकड़े, मतलब आप देखेंगे कण जिसको बोला जाता है, वो चिपके हुए रहेंगे। राइबोसोम्स के छोटे छोटे कण रहेंगे, इसमें मौजूद होंगे और इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ईआर जो रहेगा वो रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। देखिए मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे बात करूंगा ये है मेरा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के चारों ओर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर मौजूद होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो शुरू में आपको जो दिखेगा, वो क्या होगा, वो रफ होगा, और आगे आप थोड़ी देर मतलब थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्गी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोटीन भेजने का काम करता है। किसको, गोल्गी बॉडी को प्रोटीन भेजने का काम करेगा। सही बात है कि नहीं। इसके अलावा इस सेल को क्या करता है, सपोर्ट, मतलब न्यूक्लियस को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज, ये इनर साइड से न्यूक्लियस से कनेक्टेड होगा और आउटर साइड से सेल मेम्ब्रेन से। देखो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो बाहर से किससे कनेक्टेड रहेगा, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहेगा, जबकि इनर साइड से किससे कनेक्टेड रहेगा, न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेगा। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर मौजूद होगा, तो साइटो, यहाँ पर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है, और उसके हेल्प से आप देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मैसेज वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। प्रोटीन का आप देखेंगे, जो प्रोटीन है फॉर्मेशन के बाद इसमें ही रहता है, और यहाँ से सबसे पहले निकलेगा तो कहाँ जाएगा, गोल्गी बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये सारी बातें कवर कर चुके हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, फटाफट आप बुक के पॉइंट जो रहेंगे उसको रीड करते हैं, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया है, The organelles which conduct various substance inside the cell is called endoplasmic reticulum। चलिए आगे देखते हैं। ER ये काम का नहीं था। ठीक है, endoplasmic reticulum has a net like structure। endoplasmic reticulum जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो net like स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा क्या है, consist interconnected miniature tube and sheet filled with the fluid। बोला जा रहा है ये इंटरकनेक्टेड एक टाइप का फ्लूइड अपने अंदर कैरी करता है, जो कि यहाँ से किससे कनेक्टेड रहेगा, न्यूक्लियस से, यहाँ से न्यूक्लियस से और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो देखो वही बात लिखा है, ER कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस फ्रॉम इनसाइड एंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड। ER जो रहेगा वो न्यूक्लियस से अंदर से कनेक्टेड रहता है और बाहर से आप देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा लिखा है कि रफ ईआर मतलब मैंने बता दिया, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो रफ ईआर हैज अ राइबोसोम्स ग्रेन्यूल ऑन आउटर सरफेस। इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, तो मैंने बता दिया क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो मतलब टुकड़े होते हैं जो कि इस पे चिपके रहते हैं, और इसलिए इसको रफ राइबोसोम बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि डायग्राम में तो जो शुरू का है, आगे का जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन बाद मतलब आगे आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं। तो जहां वो बने हुए हैं उनको यहाँ पर रफ बोला जाएगा, और जो बाद वाले उनको क्या बोला जाएगा, स्मूथ बोला जाएगा। याद रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शन पहला क्या लिखा है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक तरीके से देखेंगे एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम। तो क्या बोला गया है, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल। एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेल को क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा लिखा है कंडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कंडक्शन में, कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। एक्चुअली में न्यूक्लियस से जाना था गोल्गी बॉडी में, लेकिन बीच में उसको कंडक्ट करने का काम, लेकर जाने का काम कौन करता है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो कंडक्शन ऑफ प्रोटीन में भी ये हेल्प करता है। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस आ जाते हैं, जब हम खाना खाते रहते हैं तो खाने के दौरान बहुत सारे मतलब आप देखेंगे जहरीले चीज भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो उस चीजों को भी बाहर निकालने में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरीके से हेल्पफुल होता है। देखो वही लिखा है, टॉक्सिन दैट एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द फूड। खाने से जो हमारा मतलब बॉडी में टॉक्सिन यानी जहरीले चीजें या फिर हार्मफुल चीजें जो बॉडी में एंटर कर जाती हैं, लाइक एंड वाटर, एयर, ये सारी चीजों से हमारी बॉडी में जो हार्मफुल चीजें एंटर कर जा रही हैं आ जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको फ्लश आउट कर देता है, सेल के बाहर कर देता है। फ्लश आउट करना मतलब सेल से बाहर निकाल देता है।
वाटर सॉल्युबल बना करके। वाटर सॉल्युबल मतलब पानी के साथ में घोलकर फटाक से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक बार फिर से रिवाइज मारे। चलो, सबसे पहला पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा स्मूथ जो स्मूथ दो तरीके होते हैं, दो तरह के यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अपने सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स को कैरी करता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, इसके अलावा आपको जो दो चार पॉइंट्स है फंक्शन में एक्स्ट्रा, आप उनको भी लिख सकते हैं। लाइक कंडक्शन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन के कंडक्शन में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये क्या करता है, जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर चुके हैं, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, उसको हमारी बॉडी के बाहर निकालने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इस तरीके से हमने अपना दूसरा मतलब ऑर्गेनल का विकेट भी गिरा लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो तीसरा आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाए तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे कुछ बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, अब आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। सही बात है ना? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल मतलब सेल का पावर हाउस है। पूरे सेल में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कौन करता है? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन सेल। सही बात है। अच्छा, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओके। अच्छा, इसके अंदर याद रख लेना, इसमें डीएनए मौजूद रहेगा, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? होता है, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसके आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सबसे बाहर जो रहेगा उसको यहाँ पर क्रिस्टा बोला गया है। आप देखेंगे क्रिस्टा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए वहां पर आप देखेंगे, ठीक है? तो बाहर का जो स्ट्रक्चर उसको क्रिस्टा बोला गया है और इनर जो स्ट्रक्चर उसको मैट्रिक्स बोला गया। मैट्रिक्स एक फ्लूइड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फील्ड होता है। मैं आपसे पूछूंगा ये सारी चीज, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? क्रिस्टा और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अंदर एक फ्लूइड है जो कि इसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है? बाहर का स्ट्रक्चर तो आपको प्रॉपर दिखेगा, मतलब ये ओवल शेप, लेकिन इनर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो आपको कैसे दिखेगा, मतलब एक बोला जाए कि टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर रहेगा, जिगजैग स्ट्रक्चर रहेगा। मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए कि है, और इसके बाद ओके, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैट्रिक्स फ्लूइड फुल मतलब भरा हुआ है, ओके। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो अच्छा, ये किस फॉर्म में एनर्जी रखेगा? तो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सही बात है कि नहीं? तो इस तरीके के कुछ पॉइंट है जो हमने कवर कर लिया है। अब इससे अलावा जो पॉइंट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखा गया है इच सेल रिक्वायर एनर्जी। बोला जा रहा है कोई भी सेल हो जाए उसको, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड दिस एनर्जी इज यहाँ पर प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। सही बात है कि नहीं? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया सीन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है? और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर आप क्रिस्टा बोलेंगे। जैसे एक क्रिस्टा, ये दो क्रिस्टा, ये यहाँ पर ये दिख रहा है, आप समझ रहे हो कि नहीं? इनको क्रिस्टा बोला जाता है, ठीक है? फिर क्या बोला गया है कि इनर कैविटी इज द फील्ड इन द, यहाँ पर प्रोटीनस जेल लाइक अ मैट्रिक्स कंटेनिंग। बोला जा रहा है इसके अंदर एक खाली जगह में जो मतलब आप देखेंगे जेल भरा हुआ होता है, उसका नाम क्या है? तो मैट्रिक्स नाम है। तो क्रिस्टा और मैट्रिक्स क्या होता है आपसे पूछ सकता हूं मैं, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? जो फोल्डेड स्ट्रक्चर उसको क्रिस्टा बोला जाएगा और जो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर वही बोला गया है, इट कैन इट्स ओन, यहाँ पर लिखो लिखा है ग्रेन्यूल्स एंड डीएनए वगैरह रखता है। देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन, ये अपना खुद का प्रोटीन प्रिपेयर कर सकता है। बाकी अदर जैसे कि आप देखेंगे कि आपके गोल्गी बॉडीज हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये खुद का प्रोटीन प्रिपेयर कर सकता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना।
it can prepare its own protein, can prepare its own protein, अपना प्रोटीन खुद प्रिपेयर कर सकता है, अपना प्रोटीन खुद प्रिपेयर कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे देखते हैं, प्रोटीन वही प्रिपेयर कर सकता है जिसके पास अपना डीएनए रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा therefore it can produce its own protein with the help of enzyme, mitochondria, oxidized fats वगैरह, ये सब नहीं पढ़ना आपको। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बोला जा रहा है कि एनर्जी जो रहेगी वो किसके फॉर्म में निकलेगी, एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। प्लांट सेल हैव अ लेस, यहाँ पर कम माइटोकॉन्ड्रिया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि एनिमल सेल हैव अ यहाँ पर मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे। तो यहाँ पर याद रख लेना, प्लांट सेल के पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया, और जबकि एनिमल सेल के पास मोर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके पीछे रीजन भी है, आप देखेंगे प्लांट के कंपेयरिंग में एनिमल्स को बहुत ज्यादा काम करने रहते हैं, आपको तो उछल कूद सब दुनिया भर के छलांग लगाने रहते हैं, सही बात है, स्कूल जाना, स्कूल से आओ, फिर ट्यूशन वगैरह, आप देखेंगे काम कौन ज्यादा कर रहा है, प्लांट क्या है, एक जगह पे खड़ा है और उसको केवल फूड प्रोड्यूस करना है, अपने लिए फोटोसिंथेसिस करना है, सही बात है कि नहीं, तो उसको कम माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा याद रख लेना। एनिमल सेल जो रहेगा वो क्या करेगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया को कैरी करेगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें देख लिया है। फंक्शन देखो वही लिखा गया है कि ये क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सब कुछ कवर कर लिया, बस एक बार देख लो। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी। बोला जा रहा है ये मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, उसका सिंथेसिस खुद करता है। कैसे करता है, खुद करता है, लेकिन ये दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए करेगा। न्यूक्लियस वगैरह जो है ये बाकी सब अदर के लिए कर रहे हैं, ये जो भी चीज बना रहा है वो खुद के लिए बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें कवर कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर मैंने आपको बताया पावर हाउस का मतलब जहां से एनर्जी आ रही है, पूरे जैसे आप मैंने बोला कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम गोल्गी बॉडी करता है, तो वैसे एनर्जी को पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल क्लियर है, पक्का। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन द सेल, पूरे सेल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ये खुद का कार्बोहाइड्रेट, खुद का प्रोटीन, खुद का एंजाइम खुद से प्रिपेयर कर सकता है, सही बात है कि नहीं। इसके अलावा देखेंगे इसका जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। और उसके बाद इसका जो क्या है, आप देखेंगे जो उसके अंदर फ्लूइड भरा है क्रिस्टा के अंदर वो क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, जो इसके अंदर एनर्जी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, एटीपी के फॉर्म में रहेगी। इसके अलावा ये खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा प्लांट सेल में मैंने बताया कि क्या है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, जबकि एनिमल सेल में क्या रहेगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, मतलब अब मैं बोलूं कि आपको 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, पक्का। अब आ जाए कहां पर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे, गोल्गी बॉडी पे आ जाए, क्लियर है। चलो अब देखते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। तो देखो गोल्गी बॉडी क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, ये सब सैक है, और ये सैक एक दूसरे के ऊपर पैरेलली बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं एक सैक दूसरे सैक के ऊपर पैरेलली बैठा हुआ रहता है। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है किशरना, किशरना, याद रख लेना। तो आप देखेंगे बहुत सारे इसमें एयर सैक होते हैं, मतलब ये एयर सैक नहीं बोलेंगे आप, सैक होते हैं, सैक, और ये क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, पैरेलली अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर, और आप देखेंगे इन्हीं को क्या बोला जाता है, किशरना बोला जाता है, ओके। इन्हीं को क्या बोला जाता है, किशरना। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं, सभी में अलग अलग तरीके के केमिकल सब्सटेंस भरे हुए होते हैं। एक्चुअली में केवल प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, तो आपका गोल्गी बॉडी करता है। तो यहाँ पर वेरियस केमिकल सब्सटेंस,
वेरियस केमिकल सब्सटेंस फील्ड इन डिफरेंट क्रिस्टलना, मतलब अलग अलग क्रिस्टलना में अलग अलग केमिकल सब्सटेंस क्या रहते हैं, फील्ड रहते हैं, डिफरेंट क्रिस्टलना। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये सभी केमिकल सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्या केमिकल सब्सटेंस, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का क्या करने का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा, इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। अब ये क्या करेगा, इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद रहेंगे, साइड साइड में वेसिकल्स मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, जहां भी जो भी, अब जैसे मैं बात करूं एनर्जी वगैरह हो गया, जो भी हो गया, तो ये सब आएंगे वेसिकल्स के फॉर्म में। ये सब आएंगे। वेसिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे आपको आप दुकान वगैरह पे जाते हैं और आपने कुछ खरीदा सामान, तो सामान के साथ आपको क्या देता है फ्री में, थैली। अरे आप होटल वगैरह पे जाइए, आप क्या पूछते हो कि भाई अंकल अंकल समोसा है क्या, अंकल क्या कहते हैं कि मतलब जो भी आपको खाना वगैरह है, तो आप ये पूछते हैं क्या, आपको ये पूछते हैं कि प्लेट है क्या। प्लेट तो आपको उसके साथ मिलेगी ना खाने के लिए, समझ पा रहे मेरी बात। पर कहीं दुकान पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, मतलब आप बोलेंगे कि भाई 1 किलो दाल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप ये थोड़ी पूछेंगे कि थैली है या नहीं, क्योंकि वो आपको हाथ में तो देने वाला नहीं है कि ले भाई हाथ रो 1 किलो दाल दे लो। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, वैसे यहाँ पर वेसिकल्स क्या होंगे, जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स हो गए, अलग अलग तरीके की कुछ भी, मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस आ रहा है तो किसके अंदर भर कर आएगा, वेसिकल्स के फॉर्म में आता है। और वेसिकल के फॉर्म में आता भी है और वेसिकल के फॉर्म में जाता भी है, वेसिकल के फॉर्म में ही जाता भी है, याद रहेगा। क्लियर हो गया। जो वेसिकल यहां पर आ रहे हैं, आप देखेंगे स्ट्रक्चर जरा देखिए, तो आप देखेंगे वहां पर फ्यूजिंग वेसिकल और न्यू वेसिकल। देखो दिख रहा है ऊपर फ्यूजिंग वेसिकल्स, फ्यूजिंग वेसिकल जो मतलब इसके अंदर आ रहे हैं। अभी देखो ये 3 आ रहे हैं ना, कुछ देर में इसके अंदर आ जाएंगे, समझ पा रहे हो। और न्यू वेसिकल मतलब जो इसके बाहर से, जो इसके इसमें से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं आप, क्लियर है। फ्यूजिंग वेसिकल जो आएंगे अपना केमिकल सब्सटेंस लेके और मतलब अपने अपने किस्टरना में भर जाएंगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। हाँ, तो यहाँ पर गोल्गी बॉडी के बारे में आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, क्लियर है। किस्टरना क्या होता है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। सब अलग अलग क्या होते हैं, एयर, मतलब एयर नहीं बोलोगे आप, बाद में मेरे मुंह से एयर निकल रहा है। आपको केवल आपको क्या करना है, सैक याद रहेगा। सैक मतलब होता है बोरी, अलग अलग बोरियां होती है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होती है, इनको किस्टरना बोला जाता है। इसमें अलग अलग बोरी में अलग अलग केमिकल सब्सटेंस भरा होगा। ये केमिकल सब्सटेंस जो रहेगा, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं यही क्या होंगे आगे, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करने वाला है, कौन, आपका गोल्गी बॉडी करने वाला है। किसके फॉर्म में करने वाला है, तो छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में करने वाला है। इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो किसके फॉर्म में आती है, मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंस आता है वो किसके फॉर्म में आता है, ये यहाँ पर वेसिकल्स के फॉर्म में आता है। जो बाहर जाता है वो भी किसके फॉर्म में जाता है, वेसिकल्स के फॉर्म में जाता है। कोई दिक्कत आई है यहाँ तक, अब एक बार रीड कर लें, ठीक है। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना, ठीक है। बोला गया है कि अगर आप देखेंगे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मेड अप बाय 5 to 8 हॉलो एंड फ्लैट सैक, ठीक है। हॉलो मतलब खाली और फ्लैट मतलब चपटे, सैक मतलब बोरे से बना हुआ रहता है, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलली टू ईच अदर, और ये एक दूसरे पे कैसे रखे हुए रहेंगे, पैरेलली रखे हुए होंगे, ठीक है। दिस सैक आर कॉल्ड किस्टरना, आपको दिख रहा है, इन सैक को क्या बोला जाता है, किस्टरना। अच्छा, एंड फील्ड विद द डिफरेंट एंजाइम, इनमें क्या भरा होगा, अलग अलग एंजाइम यानी अलग अलग केमिकल सब्सटेंस। ओके, द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम ईआर आर इनक्लोज्ड इन द वेसिकल। बोला जा रहा है प्रोटीन जो ईआर से आता है यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आता है, वो भी एक्चुअली में किसमें भरा होता है, वेसिकल्स में। और यही प्रोटीन नहीं, जितने भी अलग अलग जगह से सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना, तो सब अपना बना बना के कहां भेजेंगे, गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी क्या करने का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कुछ भी केमिकल सब्सटेंस आता है वो किसके फॉर्म में आता है, वेसिकल्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि इनक्लोज्ड इन द वेसिकल व्हिच कम टुवर्ड्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म। और एक्चुअली में ये वेसिकल आपको पता है कि कहां पर तैरते हुए आएगा, किसके ऊपर तैरते हुए आएगा, साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरते हुए ये वेसिकल आता है। कहां से कहां आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से किसकी ओर आएगा, गोल्गी बॉडी की ओर आएगा, ठीक है। दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेज, मैंने बताया कि आकर ये इससे जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन निकलते भी किसके फॉर्म में है,
वेसिकल के फॉर्म में ये तो बोला गया फ्यूज होना मतलब जुड़ जाना। तो बोला गया है दे फ्यूज with the formation phase of Golgi यहाँ पर membrane and empty their content in the cisterna और अपने जो भी वेसिकल जो भी कंटेंट को लेकर आएगा जो भी केमिकल सब्सटेंस को लेकर आएगा वो किसमें छोड़ देगा यहाँ पर तो cisterna में आपके रिलीज कर देगा छोड़ देगा। ठीक है हर एक पॉइंट पढ़ चुके हैं बस मैं आपका एक बार क्लियर करा रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहने पाए। ठीक है As they passes through the cisterna जब ये cisterna से होकर गुजरते हैं they are chemically modified with the help of enzyme तो यहाँ पर अब देखेंगे आप कि ये दूसरा एंजाइम लेकर बाहर जाते रहते हैं। दे आर अगेन पैक इन द वेसिकल और अब फिर से किसमें पैक होकर निकलेंगे वेसिकल्स में पैक होकर निकलेंगे। तेज वेसिकल एग्जिट फ्रॉम द मैच्योरेशन फेज समझ पढ़ना रहेगा अभी आपको। ठीक है Thus cisterna work like a packing department and that pack and distribute substance इस तरीके से cisterna जो है वो क्या करता है पैकिंग डिपार्टमेंट जिसका काम क्या है चीजों को पैक करके क्या करते रहना डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। तो cisterna एक तरीके से क्या काम करता है पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो भी केमिकल सब्सटेंस आए उनका पैकिंग करने का काम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है cisterna। तो मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। तो ये काम किसका होता है cisterna का होता है। इसके फंक्शन को देख लेते हैं फंक्शन आपको सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ही करेगा और क्या। ठीक है तो पहला पॉइंट क्या लिखा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रीटरी ऑर्गन। सिक्रीटरी मतलब जो अपने अंदर से सिक्रीट करता है सिक्रीट करता है मतलब बाहर निकालता है क्या बाहर निकालता है तो वेरियस केमिकल सब्सटेंस को। ठीक है अच्छा इट मॉडिफाइड शॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसिस इन द सेल बोला जा रहा है एक तरह का पैक मटेरियल है इतना काम का चीजें नहीं है। एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने केमिकल सब्सटेंस को अलग अलग टारगेट पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यानी डिस्पैच करने का काम रहेगा कि भाई अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को किसको क्या क्या केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करना है और कितना प्रोवाइड करना है उतना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है गोल्गी बॉडी करता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स मैंने बताया सिक्रीटरी वेसिकल मतलब ये जो न्यू वेसिकल है उनको सिक्रीटरी वेसिकल कहा जाएगा और इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में इसका रोल होता है। इसके अलावा क्या लिखा इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब बातें सबसे पहले एक क्या रहेगा आप देखेंगे कि सिक्रीटरी वेसिकल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सेल वॉल वगैरह यहाँ पर वैक्यूल्स सेल वॉल प्लांट सेल में और यहाँ पर वैक्यूल्स ये सबके प्रोडक्शन में भी क्या करता है हेल्प करता है। तो यहाँ पर सेल वॉल हो गया इसके अलावा आप देखेंगे वैक्यूल्स हो गया इसके फॉर्मेशन हेल्प करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया लाइसोसोम्स हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइड में प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्या है लाइसोसोम्स अभी बात करने वाले लाइसोसोम्स पे क्या है लेकिन फिलहाल इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि सबके फॉर्मेशन में आपका जो हेल्प करेगा वो कौन है यहाँ पर गोल्गी बॉडी है। तो गोल्गी बॉडी के बारे में हम कुछ जान लिए हैं एक बार रिवाइज करते हैं हर एक चीज और फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बहुत सारे सैक रहेंगे जो कि हॉलो सैक रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं उसको आप देखेंगे उसी को cisterna बोला जाता है। ये मैंने आप बताया cisterna जो रहता है वो एक्चुअली में उसका मेन काम क्या होता है पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस या फिर बहुत सारे एंजाइम्स को। ठीक है वेरियस केमिकल सब्सटेंस जो कि फील्ड होंगे इन द डिफरेंट cisterna मैंने बताया कि अलग अलग cisterna में अलग अलग केमिकल सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं फील्ड रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स जो रहेंगे वो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को वैक्यूल्स के फॉर्म में क्या करते हैं किसकी ओर भेजते हैं गोल्गी बॉडी की ओर भेजते हैं किसकी हेल्प से साइटोप्लाज्म की हेल्प से। फिर मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस केमिकल सब्सटेंस को ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने फिक्स टारगेट पे सेंड करता है भेजने का काम करता है। मैंने बताया फंक्शन में कि इसकी कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि आप देखेंगे सेल वॉल हो गया उसके प्रिपरेशन उसके फॉर्मेशन में वैक्यूल्स वगैरह हो गए। वैक्यूल्स मैंने बताया था एयर सैक होता है वैक्यूल सही बात है ना। तो आप देखेंगे कि सेल वॉल हो गया वैक्यूल्स हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गया इसके अलावा लाइसोसोम्स हो गया ये सबके फॉर्मेशन में भी आपका जो गोल्गी बॉडी है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है तो यहां तक क्लियर है गोल्गी बॉडी तक बताइए। अब आगे बढ़े तो आपका हमने देखा अब यहाँ पर 4 विकेट हमने निकाल लिया है। अब आप देखेंगे अभी 4 विकेट और निकालना है तो दिल थाम के बैठ करेंगे। ओके समझ में आ रहा है समझ में आना ही चाहिए। तो इसके बाद थोड़ा टेस्ट वगैरह के लिए आपको रेडी रहना ठीक है। चलो अब इसके बाद थोड़ा प्लास्टिड वगैरह के बारे में जानते हैं।
प्लास्टिड अब देखो प्लास्टिड क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या होगा एक्चुअली में आपको देखेंगे तो जितने भी आप देखेंगे जो सेल वॉल रहेंगे, मतलब अगर मैं बोलूं सॉरी जितने प्लास्टिड जो है एक ऐसा ऑर्गेनल है मतलब ये कलर देने का काम करता है, प्रोवाइड कलर, कलर प्रोवाइडिंग, क्या करता है कलर प्रोवाइडिंग का काम करेगा। ठीक है, किसको यहाँ पर अच्छे किसमें होता है केवल बताइए, ये ओनली प्लांट सेल में होगा, ओनली इन द प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, absent इन द एनिमल सेल, इस एनिमल सेल में नहीं होगा। और प्लांट में आप देखेंगे वेरियस जो मतलब पार्ट्स होते हैं, लाइक फ्लावर्स हो गया, लाइक फ्रूट हो गया, ये सबको कलर देने का काम कौन करता है, तो आपका प्लास्टिड करेगा। प्लास्टिड एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर देने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक में यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तरीके का प्लास्टिड दिया हुआ है, एक है ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर दो तरीके का, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक आप देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ओके, ये दो तरीके के यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर प्लास्टिड के दो पार्ट्स हैं। सही बात है कि नहीं? बाकी प्लास्टिड्स के काम वगैरह आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप देखेंगे मैं एक लीव्स में, जिसको आपको पता होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट भरा होता है, पिगमेंट मतलब जो केमिकल सब्सटेंस भरा होता है वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट एक्चुअली में हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेगा आपका। फोटोसिंथेसिस में क्या करने वाला है आपका, हेल्प करने वाला है आपका कि प्लांट का, प्लांट का हेल्प करेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कौन? आपका क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको देखो यहाँ पर मतलब नेमिंग वगैरह दिए हैं, वो नेमिंग हम लोग कवर करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से और कलर वगैरह है, मतलब पिगमेंट्स वगैरह है, वो सारी चीज को कौन कौन से प्लास्टिड वगैरह है वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं, बहुत ज्यादा ये तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो आप देखोगे लाइकोपीन, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। लाइकोपीन, लाइकोपीन, लाइकोपीन देखते हैं। ये एक ऐसा प्लास्टिड या फिर पिगमेंट है जो होता क्या, अभी आप देखेंगे कि एक आम रहता है, वो नॉर्मली शुरू में क्या रहेगा, तो शुरू में हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद कैसा हो जाता है, तो आप देखेंगे पीला कलर का हो जाता है, यानी येलो कलर का हो गया। ये हरा से पीला, जब हरा था तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, लेकिन जब वो पीला हो गया तब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर याद रख लेना। अब देखो केमिकल एक्चुअली में चेंज हो चुका है, और वो किसके हेल्प से चेंज हुआ है, तो लाइकोपीन की वजह से चेंज हुआ है। पीला होने के बाद उसके अंदर जो भी पिगमेंट बना है वो किसके हेल्प से बना है, तो लाइकोपीन के हेल्प से बना है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि लाइकोपीन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। आप समझ रहे मेरी बात, क्लियर है, पक्का? अब आगे देखें, थोड़ा रीड करें, चलो। तो बोला गया है प्लास्टिड, तो शुरू में ही बोल दिया है कि वाई आर प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ये सब तरह तरह के कलर के होते हैं। तो बोला गया है इसी बात को कि द ऑर्गेनल व्हिच गिव सच कलर, जो ये सब कलर देता है, प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, वो एक्चुअली में केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और उसका नाम क्या है, प्लास्टिड। उसका नाम क्या है, प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड है और डबल मेम्ब्रेन एंड आर ये इट इज आर टू टाइप्स, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बात थोड़ा याद रखना। जो जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताया अभी तक, तीन ही तो बताया हूं, एक क्या, न्यूक्लियस, और एक आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और अब क्या बता रहा हूं, प्लास्टिड। सही बात है कि नहीं? तो ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये भी होता है। और इसके कितने टाइप्स हैं, तो दो टाइप्स है। पहला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की खासियत क्या होती है, अगर कोई पिगमेंट व्हाइट कलर का है या फिर कोई पिगमेंट आप देखेंगे कि कलरलेस है, जैसे मैं अगर बोलूं कि आप मुझे बताइए, क्या आप देखेंगे जो दूध, मतलब ये बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं जिसको कटिंग करने पे उनके अंदर से दूध निकलने लगता है, तो आप मुझे बताइए वो पिगमेंट जो है वो किसके हेल्प से, मतलब यहाँ पर कौन सा वाला, मतलब इसके लिए प्लास्टिड जिम्मेदार है, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट होता है, कलरलेस पिगमेंट होता है, मतलब कोई कलर नहीं, जैसे कि पानी का कलर,
ठीक है। अच्छा ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इन दोनों कलर के अलावा अगर कोई कलर है तो आप क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। आप देखोगे कि जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो वेरियस कलर्स मैं लिख देता हूं, और भी जितने भी कलर होंगे वो सब यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट के कैटेगरी में आएंगे, वेरियस कलर्स। ओके, क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े, देखो वही लिखा है। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्ट इनटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, बोला यही बात यहाँ पर समझाया है कि जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो दूसरे क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। किसके हेल्प से? लाइकोपीन के हेल्प से। तो देखो उसको और अच्छे से क्लियर किया है, बोला एग्जांपल के लिए जो रॉ ग्रीन टोमेटो रहता है, इसने टोमेटो का एग्जांपल दिया है कि टोमेटो आप देखेंगे तो शुरू में हरा कलर का होता है, लेकिन आगे चल के वो कौन सा कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। तो सवाल ये उठा कि ग्रीन से रेड कलर हुआ कैसे? तो लाइकोपीन के हेल्प से। तो देखो लिखा है raw green tomato turn into red due to breakdown of chlorophyll and synthesis of lycopene। जो लाइकोपीन रहता है उसका सिंथेसिस होता है, मतलब वो फॉर्म होता है, बनता है, और क्या टूटता है यहाँ पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और फाइनली क्या फॉर्म करेगा? लाइकोपीन फॉर्म करेगा। क्लियर है? बोलिए। डन। तो अभी हमने किसका विकेट निकाल लिया है? बताइए। प्लास्टिड का विकेट निकाल लिया है। ओके, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड में ही हम लोग कैरी करेंगे। वो भी एक टाइप का पिगमेंट कैरी करता है, इसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। यहाँ पर हम लोगों ने अभी थोड़ा सा देखा था इसके बारे में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाना पड़ा तो फिर तो बेकार है, लेकिन फिर भी करते हैं। चलो, क्या क्या बता सकते हो क्लोरोप्लास्ट के बारे में? कहाँ प्रेजेंट होता है? केवल प्लांट में, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में ओनली, प्लांट सेल में मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद मेनली इन द लीफ, मेनली इन द लीफ। अच्छा, लीफ के अलावा भी आप देखेंगे जो छोटा प्लांट रहता है, लीफ छोटा प्लांट रहता है, उसके स्टेम वगैरह में भी ये मौजूद रहते हैं, स्टेम्स में भी मौजूद होते हैं, स्टेम्स में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपने अंदर कौन सा पिगमेंट कैरी करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्या कैरी करता है? क्लोरोफिल कैरी करता है, हाँ या ना? क्लोरोफिल कैरी करता है, सही बात है कि नहीं? अच्छा, क्लोरोफिल के अलावा ये किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में। किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में, सही बात है कि नहीं? अच्छा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर प्लांट इसके हेल्प से क्या करता है? सोलार एनर्जी का कन्वर्जन किसमें कर देगा? केमिकल एनर्जी, यानी अपने खाने की व्यवस्था कर लेगा। तो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, जो कि खाने के फॉर्म में उसके बॉडी में मतलब वो होगा, बनेगा, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी, क्लियर हो गया? तो देखते हैं अब यहाँ पर, अब इसमें क्या पॉइंट्स है वो अपन कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ये भी है कि ये भी क्लोरोप्लास्ट भी अपने अंदर डीएनए कैरी करेगा, डीएनए कैरी करेगा। ओके, याद रख लेना, ये भी अपने अंदर क्या कैरी करेगा? डीएनए कैरी करेगा। डीएनए के अलावा आप देखेंगे, थोड़ा मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। जो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ऐसा लगता है कुछ कि कॉइन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे गए हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होता है किसकी वजह से? स्टोरमा की वजह से। याद रहेगा? स्ट्रोमा। ओके, याद रहेगा? इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होता है, इसमें एक फ्लूइड फील्ड होगा। क्लियर हो गया? और इसके पास भी खुद का डीएनए होगा, खुद का डीएनए होगा, यानी अपना प्रोटीन का सिंथेसिस खुद करेगा या पड़ोसी पे डिपेंडेंट रहेगा? खुद करेगा, सही बात है ना? तो इसके पास भी अपना खुद का क्या होगा? डीएनए रहेगा। स्ट्रोमा वगैरह क्लियर हो गया? आपस में ये सब क्लोरोफिल पिगमेंट है, और ये आपस में किससे कनेक्टेड है? तो स्ट्रोमा से कनेक्टेड है, याद रहेगा? क्लियर है? चलो रीड करें। चलो, बोला गया है क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट प्लेस इन द लीफ, जो कि किसमें होता है? लीव्स में। लेकिन आप देखेंगे जो स्मॉलर प्लांट्स रहते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो इसके स्टेम वगैरह रहते हैं वो भी ग्रीन होने की वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है।
क्लोरोफिल इज द क्लोरोप्लास्ट जो कि ट्रैप करता है सोलार एनर्जी को। मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और वही क्या करता है, सोलार एनर्जी को पकड़ता है और किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी। देखो वहां लिखा गया है क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ट्रैप करेगा मतलब पकड़ेगा सोलार एनर्जी को एंड उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, अपने अंदर एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सबको अपने अंदर कैरी करने का काम कौन करेगा, स्ट्रोमा करेगा। कौन करेगा, स्ट्रोमा करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर वो देखो डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है। जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होंगे कि नहीं, डबल। बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, इनर का इनर मेम्ब्रेन है। उसमें आप देखेंगे जो छोटे छोटे स्टैक्स के फॉर्म में सिक्के का जैसा स्ट्रक्चर है उसको ग्रेनम कहा गया है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ग्रेनम। इसके अलावा आप देखेंगे इंटर में यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो दोनों के बीच में गैप है, मतलब इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। हाँ, ये पहला मेम्ब्रेन, ये दूसरा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो गैप है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी जगह। ठीक है, और इसके अलावा इसको ग्रेनम कहा जाएगा, ये दोनों जिससे कनेक्टेड है उसको स्ट्रोमा कहा जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसका फंक्शन दिया गया है, कुछ काम वगैरह दिए गए हैं। तो देखो आपको काम क्या दिया है, एक कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी को, किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। दूसरा पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है, किसको, फ्लावर और फ्रूट्स को। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट नहीं क्रोमोप्लास्ट लिखा है, देखो ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो ग्रीन कलर देगा, लेकिन यही क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन जब किसमें हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। याद करो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े प्लास्टिड। अच्छा, करने का काम कौन करता है, लाइकोपीन, याद है लाइकोपीन। तो लाइकोपीन के हेल्प से जब क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट में हो जाएगा तो उसकी वजह से वो फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनको और भी अलग अलग तरह के कलर दे सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च। आपको बता दूं स्टार्च क्या होता है, तो जो प्लांट होते हैं वो अपना जो फूड स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा ऑयल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सबके स्टोरेज में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, थोड़ा वो रीड कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रेप्लिकेट। प्लास्टिड में आप क्लोरोप्लास्ट को भी कैरी करना, यहाँ पर डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सेल में वो कौन कौन है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, तो एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड। याद रहेगा या नहीं रहेगा ये बात, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट भी आता है, तो हो सकता है प्लास्टिड ना लिख के क्लोरोप्लास्ट लिख देगा। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए तीनों के पास खुद का डीएनए होता है और ये लोग अपना खुद से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो वही लिखा गया कि ये लोग खुद से अपना प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद क्या हो गया, अपना क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। अब इसके बाद क्या है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद वैक्यूल। ठीक है, क्लियर अब करूं मैं। अब क्या है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम करता क्या है, याद करो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि गोल्गी बॉडी जो होता है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं जो बॉडी से बाहर निकालना रहता है उसको भी किसके फॉर्म में, वैक्यूल्स के फॉर्म में, वैक्यूल्स नहीं वेसिकल्स के फॉर्म में जो रहेगा, छोटे छोटे वेसिकल फॉर्म में अपने अंदर से रिलीज करेगा। और ये हेल्प करता है, ये क्या, ये मतलब लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सही बात है ना, लाइसोसोम्स हो गया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या फिर वैक्यूल्स हो गया, इन सब के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा था, याद करो आपका गोल्गी बॉडी हेल्प कर रहा था। सही बात है कि नहीं, तो यहाँ वही है कि लाइसोसोम्स को किसने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली में इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है ये अपने अंदर एक एंजाइम कैरी करता है, ये अपने अंदर एक एंजाइम कैरी करता है। और जब आप देखेंगे जो सेल जो है, जो इसका सेल रहेगा वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका रहेगा या मतलब उसके अंदर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस आ गया रहेगा, तो इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है और ये फाइनली क्या करेगा, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। अपने आप को क्या कर लेता है, ब्लास्ट कर लेता है। और ब्लास्ट करने की वजह से जो एंजाइम रहेगा वो पूरे सेल में फैल जाता है और उसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इस तरीके से वो सेल को क्या करने मतलब खत्म करने काम आता है। इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड मतलब खुद से फटता है ना, सुसाइड करता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, बताइए। तो चलो अब कुछ बातों को यहाँ नोट डाउन करें। सबसे पहले मैंने क्या बताया लाइसोसोम के बारे में कि क्या कैरी करेगा, बताइए। हाँ मैं, अच्छा इसके बारे में, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
सिंगल मेम्ब्रेन, तभी तो आसानी से फट पाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अपने अंदर क्या कैरी करेगा, एंजाइम कैरी करेगा, कैरी एंजाइम, सही बात है। इसको भाई को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग, सही बात है, सुसाइड बैग। ये क्या करता है, टॉक्सिन मटेरियल्स को सेल के बाहर निकालने का काम, टॉक्सिन मटेरियल्स को मतलब बाहर निकालने का काम करता है, मटेरियल्स को यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द सेल, ऑफ सेल मतलब बाहर निकालने का काम करता है, सही बात है कि नहीं। ये सब काम किसका होता है, यहाँ पर लाइसोसोम्स का होता है, हाँ या ना, क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब इसको रीड करना शुरू करें और जो दिक्कत आएगी वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखो लाइसोसोम्स के बारे में क्या लिखा है, लाइसोसोम्स आर द सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन एंड बाउंड सैक जो कि फील्ड होगा विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो मैंने बता दिया कि सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा, अपने अंदर एंजाइम कैरी करेगा, ये सारी बातों को आपको भी उतना ही लिखना रहेगा। फिर इसके फंक्शन के बारे में लिखा है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब आपके बॉडी में मैंने बताया जो भी मतलब हार्मफुल चीजें आ जाती हैं खाने के दौरान, यानी वाटर, एयर या फिर फूड के दौरान आप जब एंटर कर रहे हैं बॉडी में, तो उससे जो भी टॉक्सिन चीजें आती है, जो भी हार्मफुल चीजें आपके बॉडी में एंटर कर जाती हैं, तो आप क्या बता देंगे कि भाई वो उसको लेकर जाने का काम कौन करेगा, उसको लेकर जाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। क्लियर है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिमोलिशन स्क्वाड। डिमोलिशन स्क्वाड मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब झुंड होते हैं जो कि डिमोलाइज कर देते हैं किसी चीज को खत्म करने का काम, जो भी आपके बॉडी में हार्मफुल मतलब ये है डिसीज वगैरह। देखो लिखा है इट डिस्ट्रॉय वर्न आउट। अच्छा पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, इम्यून सिस्टम। तो वहां पर लिखा है कि बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि सेल पे अटैक करते हैं, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस तरीके से इम्यून सिस्टम की जैसे हेल्प करता है, सही बात है कि नहीं। अच्छा दूसरा क्या है, डिमोलिशन स्क्वाड। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है वर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनल एंड यहाँ पर ऑर्गेनिक डेब्रीज। ऑर्गेनिक डेब्रीज मतलब बोला जा रहा है कि जब आपके बॉडी में डाइजेशन वगैरह होता है, खाना वगैरह खा रहे हो आप, हमेशा रिलीज हो रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक डेब्रीज आपके बॉडी में बनते रहते हैं। ऑर्गेनिक डेब्रीज मतलब होता है कि डेब्रीज का मतलब होता है कचरा, जो काम की चीजें नहीं होती उनको, ठीक है। तो ये सब आपकी बॉडी में बनता रहता है, तो उसको सेल के बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो वही बात को लिखा गया है कि सुसाइड बैग। अच्छा सुसाइड बैग देखो वही लिखा गया है कि क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सुसाइड बैग। व्हेन सेल बिकम ओल्ड, जब सेल क्या होगा, बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लाइसोसोम ब्रस्ट, लाइसोसोम अपने आप को क्या कर लेगा, ब्रस्ट कर लेगा, फोड़ लेगा, और इसके वजह से एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अच्छा जिसको प्रॉब्लम रहेगा वो जाके बाहर पानी वगैरह पी के आ सकते हैं, ठीक है। एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो अपने सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। वो एंजाइम जो रहेगा पूरे सेल में फैल जाएगा और वो क्या करेगा, फाइनली सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, वो सेल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो दूसरे सेल को हार्म नहीं पहुंचा सकता, अदरवाइज और भी दिक्कत बढ़ सकती थी, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या है, ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम्स, इसके अलावा डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन फैट्स, ये सब इनको क्या होगा, ये अपने आप को डाइजेस्ट कर लेंगे। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं है। तो हमने क्या कर लिया अभी, वैक्यूल्स, ये सॉरी लाइसोसोम्स अपना कवर कर लिया है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के बारे में कोई दिक्कत आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह जो रहेगा, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम आता है। इसके अलावा आप देखेंगे डिमोलिशन स्क्वाड काम आता है। इसके अलावा देखेंगे सुसाइड बैग की तरह एक्ट करता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और इतना ही आप लोगों को यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। मतलब 4-5 पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए, और क्या, ठीक है। अभी बात करते हैं वैक्यूल्स पे, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में आपको मैंने बताया है, किसमें लार्ज होता है, किसमें स्मॉल होता है, प्लांट्स में लार्ज और किसमें स्मॉल। मेन फंक्शन क्या है, क्या स्टोर करने के काम आता है, वाटर। वाटर के अलावा और भी बहुत सारे फूड सब्सटेंस वगैरह जो है उसको स्टोर करने के काम आता है। अच्छा ये मुझे बताइए, वैक्यूल्स को फॉर्मेशन करने का काम कौन कर रहा था, बताइए, गोल्गी बॉडी, सही बात है कि नहीं, ये सब क्लियर है। तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इसको अच्छे से नहीं कवर करना है, मतलब आपकी बुक में जो भी रहेगा काम की बातें कवर करेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो होता है, लार्ज इन प्लांट सेल और स्मॉल इन एनिमल सेल, स्मॉल इन एनिमल सेल, ओके। इसके बाद का पॉइंट मैंने क्या बताया, ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद का पॉइंट क्या रहेगा, बताइए, कोई बताएगा। हाँ, वाटर स्टोर करने का काम आता है, सेल के अंदर जो वाटर स्टोर करने का काम आएगा,
वाटर स्टोरिंग के काम आता है। अच्छा, अगर सेल के अंदर देखो वाटर स्टोर तो कर रहा है, लेकिन सेल के बाहर अगर कोई सब्सटेंस निकालना है, सेल के बाहर अगर कोई चीज निकालनी है, उसमें भी आपका कौन का हेल्प करेगा? ये। तो किसी भी मटेरियल को यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस या मटेरियल को सेल के बाहर, केमिकल सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल को सेल के आउटसाइड में अगर आपको रिलीज करना है, मटेरियल को क्या करना है, आउटसाइड में भेजना है, तो भी कौन हेल्प करेगा आपका? यहाँ पर वैक्यूल्स हेल्प करेगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, और क्या पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे? अच्छा, होता है, चलो ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, और मैंने एक बात बताया कि अभी ये किससे बनता है, यहाँ पर कौन इसके फॉर्मेशन हेल्प करता है? गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब काम की बातें हो गई, मतलब इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल। तो लिखा है वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक, एक तरीके का स्टोरेज सैक, मतलब एक ऐसी बोरी है जो कि स्टोर करने के काम आती है, स्टोरेज सैक होता है। इसके अलावा फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, मतलब सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट जो है उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप, इनका कोई फिक्स शेप वगैरह नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, डोंट हैव एनी फिक्स शेप। अच्छा, और क्या बोला गया है? द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स चेंज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल, जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेल के नीड के हिसाब से, कि सेल किसके लिए है, सेल क्या स्टोर करेगा, उसके हिसाब से इनका शेप, साइज, सारी चीज क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, किससे बाउंडेड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? ताकि आसानी से सब्सटेंस को अपने अंदर से रिलीज वगैरह करे, और क्या। ठीक है, अब इसका फंक्शन, तो फंक्शन सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि आपके सेल के अंदर पानी कम है या ज्यादा है, उसे आप पढ़े थे ना आपने, एक्सो और एंडो। ठीक है, तो कब पानी सेल के बाहर निकालना है और कब पानी सेल के अंदर लेना है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका वैक्यूल्स करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट, जो भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह है कौन काम आएगा? यहाँ पर आप देखेंगे उसको करने का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करेगा, स्टोर करने का काम। अच्छा, ग्लाइकोजन यहाँ पे लिखा है, ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है, याद रख लेना, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो फूड सब्सटेंस होते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? स्टार्च वगैरह के फॉर्म में स्टोर रहेगा या सेल्यूलोज के फॉर्म में स्टोर रहेगा। लेकिन जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज रहता है वो स्टोर्ड होता है किसके फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो वहां पर वही लिखा है कि ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर, ये सब के फॉर्म में जो स्टोर्ड चीजें रहेंगी वो एनिमल के बॉडी में इस फॉर्म में स्टोर की जाएंगी। ठीक है, इन द एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड, एनिमल सेल में आप देखेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फूड वगैरह को स्टोर करने के काम आएंगे। वाइल इन द अमीबा इट स्टोर द, यहाँ पर फूड बिफोर डाइजेशन। ये सब काम की चीजें नहीं है, नॉर्मल इतना ही है, ये सब आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक आप देखेंगे कि इनका ये जो पॉइंट्स है इनका इंपॉर्टेंस आगे बहुत ज्यादा नहीं है, समझा? मैं कैसा भी मतलब 10वीं 11वीं 12वीं भी करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें समझ में आता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है। मैं देखो वही पॉइंट्स पे हमेशा ज्यादा टारगेटेड रहूंगा, जो पॉइंट्स आपको आगे भी इफेक्टिव रहेंगे, जो पॉइंट बार बार आपको काम आने वाले हैं। और मैं आपसे भी वही बोलूंगा कि आप वही पॉइंट्स को बार बार कीजिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, लेकिन एट द एंडिंग पेपर में बैठे हो तो कॉन्सेप्ट क्या है? मार्क्स लाना। ठीक है, इसके बाद प्लांट सेल में आप देखेंगे तो वैक्यूल्स जो होगा वो एक्चुअली में सेल के सैप को, सैप मतलब उसका बोला जाए कि एक स्ट्रक्चर देने का काम में आता है, एंड प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी, रिजिडिटी, मतलब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। तो इस तरीके से हमने वैक्यूल्स भी लगभग पूरा क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। कुछ खास बातें जो भी इंपॉर्टेंट रहता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके अलावा जो आपके बुक में लिखा है उसको हम रीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? अपना वैक्यूल्स भी कवर कर लिया है, और हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसका नाम क्या है? सेल के स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड था ना, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, उसमें सेल स्ट्रक्चर क्या 7वीं का पार्ट है। तो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो आपका क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। हमने एक एक ऑर्गेनल्स जान लिए हैं, उसके स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, उसके फंक्शंस देख लिए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो हम रहेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें अभी के लिए फिलहाल ठीक है, तो देखते हैं कौन सा शुरू करेंगे। ओके, चलो।